गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर 3 चल रहा है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके अंदर हम आज डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो व्हाट आर द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जरा इस पे फोकस करेंगे बेटा जी। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। पीरियोडिक का मतलब जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इंटरवल यहाँ पर क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर। एक थोड़े से पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो अपने आप को फिर से रिपीट कर रही हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को जो आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद अपने आप को रिपीट करें, उन सभी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले आपको पढ़नी है बेटा कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इस चैप्टर में करनी है। एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोड पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। We are focusing on atomic size today. Atomic size की हम बात कर रहे हैं। अगर हम atomic size की बात करें तो इसका मतलब किसी भी एटम के साइज को हम atomic size बोलते हैं। Is that clear? किसी भी एटम के साइज को हम क्या बोलते हैं, atomic size। ठीक है, फोकस किया है आपको शायद। तो किसी भी एटम के साइज को हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। और एटॉमिक साइज हम सिर्फ 3 चीजों में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर और नैनोमीटर में। ठीक है, दीज आर यूनिट्स। ये एक्चुअलिटी में यूनिट्स हैं। आपके एटॉमिक साइज को मेजर करने की यूनिट्स कौन कौन सी हैं, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर एंड नैनोमीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 पिकोमीटर कितने के, और 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये आपको होमवर्क है, ये आपको करना है। आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में और व्हाट्सएप पर रिप्लाई करेंगे कि इन तीनों का आंसर क्या है। ठीक है, कन्वर्ट देम इनटू सेंटीमीटर में। आपने मुझे बताना है कि सेंटीमीटर में इन्हें कितने कितने होते हैं। ठीक है, ओके। तब एटॉमिक साइज कुछ बोलेंगे भी कि किस चीज में उसको मेजर करें। तो एटॉमिक साइज को हम, यूनिट्स तो ये है, इन यूनिट्स में जो साइज आता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। मतलब हमने एक बेस बना दिया एटॉमिक साइज को मेजर करने का कि हम रेडियस को मेजर कर लेंगे। तो अगर हम रेडियस को मेजर करते हैं तो वो हमारा एटॉमिक रेडियस कहलाता है और वही हमारे एटॉमिक साइज को डिफाइन करता है। आपको दिख रहा है दिस इज द न्यूक्लियस बेटा, जो सेंटर में पॉइंट लगा हुआ है दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारे शेल्स हैं, बहुत सारे 4 शेल्स मैंने यहाँ बनाए हैं। बाहर वाले शेल को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो ये आपका एटॉमिक रेडियस है बेटा। एटॉमिक रेडियस राजे 2 तरह का होता है, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक का मतलब क्या है, होमो मतलब सेम, एटॉमिक का मतलब एटम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूँ बेटा H2, Cl2, Br2। ठीक है, इस तरह से, मतलब H2 में हाइड्रोजन सेम है, क्लोरीन सेम है, ब्रोमीन सेम है। तो होमो एटॉमिक का मतलब ये होता है। तो जहां पर नंबर ऑफ एटम्स दोनों सेम होते हैं उन टाइप की रेडियस को हम बोलते हैं होमो एटॉमिक रेडियस। और दूसरे जहां पर सेम नहीं होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया बेटा HCl, HF, तो आपका यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग एटम्स हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन अलग अलग एटम्स हैं। तो अलग अलग एटम्स हैं तो उस टाइप के एटॉमिक रेडियस को हम बोलेंगे हेटेरो एटॉमिक रेडियस। सेम एटम्स हैं तो हम बोलेंगे होमो एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब आपकी जो एटॉमिक रेडियस है टोटल 4 टाइप्स की आपको आगे बढ़नी है। कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या है, सिंपल, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है 2 एटम्स जो एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाएंगे, इस तरह से एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। उस टाइप की बॉन्डिंग को जहां पर फील्ड को शेयर किया जाता है, एटॉमिक फील्ड को, जैसे ये आपका एक सेंटर है बेटा, दिस इज माय एटम। ठीक है, दिस इज माय एटॉमिक एटम है, ये मेरा एक और एटम है जिसकी एटॉमिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को शेयर कर लेंगे, कुछ इस तरह का बना देंगे। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर जो फील्ड होती है वो एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाती है। उस टाइप के रेडियस को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स और कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब ये 2 तरह से हो सकता है बेटा, आपके सेम एटम्स भी बॉन्डेड हो सकते हैं जैसे मैंने यहाँ बताए थे,
मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है A2 का, दैट इज AA, दो मॉलिक्यूल पास आए, ओवरलैप हुए बेटा, इसके सेंटर से डिस्टेंस, इसके सेंटर से डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। D इज योर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ, मैं लिख देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। D इज योर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आप सीधा सीधा हाफ कर दीजिए, दैट इज बाय 2। आपके पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी अगर दोनों एटम सेम है तो। लेकिन अगर दोनों एटम अलग अलग हैं, दैट इज एक आपने A ले लिया बेटा, बड़ा है, दूसरा B है राजे, छोटा है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा इसको डायरेक्टली आप नहीं बोलेंगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का हाफ, नहीं, इसका डिस्टेंस बड़ा है, उसका डिस्टेंस छोटा है। इस केस में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आप 10th में पढ़ के आए हैं थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो वो कैसे काउंट होगी बेटा? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स पावर अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन पावर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की पावर, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनटू में 0.09। तो ये फैक्टर आपकी दोनों की रेडियस में से माइनस होता है अगर आपके हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, मतलब दो ऐसे एटम्स हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0, तो ये फैक्टर 0 आ जाएगा, दैट इज दोनों की रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ये जो रिलेशन है बेटा ये स्टिम्सन ने दिया था, इसीलिए इसको बोलते हैं शोकोमेर-स्टिम्सन रिलेशन। ठीक है, इसी ने दिया था, इसी की नेम से ये थोड़ा सा पॉपुलर है। दिस इज फॉर कंपटीशन ओनली। नेक्स्ट बात करते हैं मेटालिक रेडियस की। अब मेटल्स के केस में हम ये मानते हैं कि मेटल का जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर जितने भी मेटल के एटम्स हैं, दीज आर स्फीयर्स, ये गोल स्फीयर होते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड है, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज है। तो इस टाइप से ये अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे से सट के, एक दूसरे के अंदर नहीं घुसते, ये एक दूसरे के पास लगे होते हैं। तो दो एटम्स के सेंटर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, और उसका हाफ क्या कहलाएगा? मेटालिक रेडियस। तो आपको ये देखना है इसकी मेटालिक रेडियस में मेटल्स के जो एटम्स है उनको कंसीडर किया एज अ स्फीयर, और दो स्फीयर्स लिए, दोनों के सेंटर से हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज योर मेटालिक रेडियस। दो रेडियस आपने डिस्कस अभी की है, मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। तो मेटालिक रेडियस कोवेलेंट से ऑलरेडी बड़ी होगी, आपको आसानी से नजर आ रहा है, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। आप देखिए ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं जिससे फील्ड दोनों की कम हो जाती है, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, एज अ रिजल्ट फील्ड कम नहीं होगी। तो याद रखिएगा मेटालिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस। अगर मैं पोटेशियम के लिए बात करूं तो पोटेशियम के लिए जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो होती है 2.3, जबकि मेटालिक रेडियस होती है 2.03। तो आप याद रखिएगा प्लीज इसे। ठीक है, तो दिस आर द टू टाइप्स। आगे फर्दर हम टू टाइप्स और करते हैं। नेक्स्ट टू टाइप्स हैं आपकी वंडर वॉल रेडियस एंड आयनिक रेडियस। अगर मैं वंडर वॉल रेडियस की बात करूं तो वंडर वॉल एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के केस में होता है। आपको पता है जब गैसेस होती हैं तो वो हवा में नॉर्मली क्या होती है, एटमॉस्फेयर में यूं ही तैरती हैं, लेकिन जैसे ही वो पास पास आती हैं, एग्रीगेट करती हैं, कंडेंस करती हैं, तो वो कन्वर्ट होती है सॉलिड्स में। तो जब भी आप किसी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो उस केस में हम वंडर वॉल रेडियस को मेजर करते हैं। तो क्या होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल है, लाइक मैं आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ Cl2। Cl2 का मॉलिक्यूल ये है बेटा, एक मॉलिक्यूल ये है। तो जैसे ही आप इसे कंडेंस करेंगे थोड़े से पास पास आएंगे, लेकिन बिल्कुल क्लोजेस्ट ये नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है तो ये नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच के डिस्टेंस का हाफ कहलाता है वंडर वॉल। आपको दिख रहा है ये दोनों बॉन्डेड है, ये दोनों बॉन्डेड है, ये वाला और ये वाला एटम जो क्लोजेस्ट है और लेकिन नॉन बॉन्डेड है, इन दोनों में कोई बॉन्ड नहीं है। इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस लिया d कहलाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका हाफ कर देंगे, दैट इज वंडर वॉल रेडियस। तो हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। पास पास के मॉलिक्यूल्स के नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच के डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा? तो हम वंडर वॉल को ही डिस्कस कर रहे थे कि पास पास के जो एटम्स होंगे
जैसे जो दो एटम्स हैं जो मॉलिक्यूल बन गए हैं, ठीक है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो इनके जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर देते हैं तो वन डबल रेडियस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप पहले देख चुके हैं मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट, और यहाँ आपको आसानी से नजर आ रहा है कि वन डबल इज मोर देन कोवेलेंट, सॉरी मेटालिक। तो सबसे बड़ा होता है मेटालिक वन डबल रेडियस, देन आपका मेटालिक, देन कोवेलेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस में बेटा सेंटर से डिस्टेंस शेल तक नहीं लेना है। किसी भी आयन अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है तो उसके शेल्स के बाहर तक भी इफेक्ट रहता है। जैसे मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेट को अगर मैं बीच में रख देती हूँ तो उसके काफी चारों तरफ के एरिया तक उसका इफेक्ट रहता है। इसी तरह से आयन का इफेक्ट भी काफी दूर तक रहता है। तो इसी तरह से सेंट्रल न्यूक्लियस से लेके बाहर उसका इफेक्ट जहां तक रहेगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस आपके आयंस की फॉर्म में हो सकते हैं, दैट इज कैटायन एंड एनायन। तो कैटायंस का साइज नॉर्मली आपके एटम से छोटा होता है और एनायंस का साइज नॉर्मली एटम से बड़ा होता है। नो मेरे कहने का मतलब यहाँ कैटायन से है कि दैट इज Na पॉजिटिव इज स्मॉलर देन Na। अपने ही एटम से क्या होगा, वो छोटा होगा। इसी तरह से Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl, अपने ही एटम से एनायन क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है जरा ध्यान दीजिए प्लीज। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, सोडियम पॉजिटिव 28, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया बेटा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 8 1 11, प्रोटॉन भी कितने होंगे 11, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ठीक है, डन। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही आपके शेल सबसे पहले घटे, तो या तो आपके शेल घट सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन लॉस करने से या तो आपके शेल्स घट सकते हैं। तो अगर आपके शेल डिक्रीज हो जाते हैं 2 8 तो भी साइज छोटा हो जाएगा। दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बेटा एक लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन बचे 10, प्रोटॉन कितने 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। जब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ज्यादा अच्छे से खींचेंगे, बहुत ज्यादा दम लगा के अंदर की तरफ, एज अ रिजल्ट साइज श्रिंक कर जाएगा और साइज हो जाएगा छोटा। ठीक है, क्लोरीन के केस में बात करते हैं, C287 बेटा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बन गया 281। बाहर वाले शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक और ऐड कर दिया, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 को थोड़ा पास पास आना पड़ेगा ताकि 8वें को अपने साथ एडजस्ट कर सके। पास पास आएंगे तो उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगी, आपस में रिपेल करने लग जाएंगे तो अपना साइज बढ़ा लेंगे ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, सेम चीज देखेंगे, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, ठीक है, इजी अट्रैक्शन हो रही है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को उतनी बढ़िया तरह से अपनी तरफ नहीं खींच सकते, एज अ रिजल्ट साइज बड़ा हो जाएगा, साइज एक्सपेंड कर जाएगा। तो हमेशा एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं किसी भी एटम के लिए, जैसे Na लिया तो Na से बड़ा होगा, सॉरी Na से छोटा होगा आपका Na पॉजिटिव। इसी तरह से क्लोरीन लिया तो क्लोरीन से बड़ा होगा क्लोरीन नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद, दैट इज लूज करने के बाद, एटम हमेशा छोटा हो जाता है, आयन छोटा